मैं डॉक्टर शशांक कृष्णन। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्ट स्कोर के बारे में, यानी कि एक मरीज के लिए फ्रैक्ट स्कोर का क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रैक्ट स्कोर क्यों मेजर करना है, किन लोगों में फ्रैक्ट स्कोर मेजर करना चाहिए और इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, यानी कि फ्रैक्ट स्कोर मेजर करने के बाद किसी मरीज को हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्ट स्कोर यानी कि फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट टूल स्कोर, ये स्कोर करता क्या है? ये स्कोर हमारे 10 साल की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आने वाले 10 साल में किसी पेशेंट को कितने परसेंट चांस है कि पूरे स्पाइन, कंधे या फिर कलाई में फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये स्कोर इस रिस्क को मेजर करता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि किन लोगों में फ्रैक्ट स्कोर मेजर होना चाहिए। तो कोई भी महिला या पुरुष जो 50 वर्ष से ज्यादा उम्र हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसमें सिर्फ फिसलने से या फिर स्टैंडिंग हाइट से गिरने से कंधे, कलाई, फूले या फिर स्पाइन में फ्रैक्चर की हिस्ट्री हो, या फिर कोई भी मरीज जिनमें हाई रिस्क फैक्टर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, यानी कि जिनमें लंबे समय से स्टेरॉयड इंटेक की हिस्ट्री हो, यानी जैसे ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह के मरीज होते हैं, या फिर जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या फिर जिन व्यक्तियों के माता पिता में फूले के फ्रैक्चर की हिस्ट्री हो, या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक हो, या फिर कोई सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्क फैक्टर जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन T3 T4 बढ़ा हुआ हो, या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो, या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो। इन सारे मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के या फिर फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा होते हैं। या फिर जिन मरीजों में बीएमआई लो हो, बीएमआई यानी कि किलोग्राम में वेट हम लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर्स के स्क्वायर्स। तो नॉर्मली अगर मेल्स में 20 से कम है तो हमें लो बीएमआई मानते हैं, और फीमेल्स में 18 से कम हम लो बीएमआई मानते हैं। तो फ्रैक्ट स्कोर हमारी कैसे मदद करता है? तो अगर फ्रैक्ट स्कोर के साथ हम कई बार बोन मिनरल डेंसिटी भी मेजर करते हैं, और इन दोनों को मिला के हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे 10 साल में, आने वाले 10 साल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर मरीज को हो सकता है। और फ्रैक्ट स्कोर मेजर करने के बाद हम मरीज को स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं कि मरीज को लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है, या फिर हाई रिस्क है कोई फ्रैक्चर होने का, परसेंटेज के हिसाब से। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम फ्रैक्ट स्कोर को मेजर कैसे करते हैं। तो फ्रैक्ट स्कोर मेजर करने के लिए हमें नेट कनेक्शन चाहिए, और फिर हम fractsplus.org पे जाएंगे, फिर वेब पेज खुलेगा, फिर हम ऑनलाइन कैलकुलेशन पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट में एशिया डालेंगे, कंट्री हमारी इंडिया हो जाएगी, और जो नाम है वो ऑप्शनल होता है। फिर उसके बाद 12 क्वेश्चंस आते हैं, 12 प्रश्न आते हैं। फिर उसके हिसाब से हम कोई भी प्रश्न का अगर उत्तर है तो हमें उसमें क्लिक करना है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 का जवाब तो हमारे पास हमेशा होगा, क्यों? जैसे एज है मरीज की, तो जो भी 40 से 90 के बीच में एज है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद सेक्स है, मेल या फीमेल। फिर वेट किलोग्राम में हमें डालना है, हाइट सेंटीमीटर में डालना है। इसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो सब ऑप्शनल है, अगर वो मरीज के लिए फिट बैठते हैं तो उसमें हमें टिक करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। जैसे कि अगर प्रीवियस फ्रैक्चर की हिस्ट्री है सिर्फ गिरने से, तो फिर हम यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अगर पेरेंट्स में यानी कि माता पिता में कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। अगर पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है तो फिर हम यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे।
अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा का स्टेरॉयड इनटेक है, जैसे कि अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर रोमेटाइड आर्थराइटिस अगर मरीज को है तो हम यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अगर मरीज को टाइप 1 डायबिटीज है, यानी कि मरीज को इंसुलिन लेना पड़ता है, या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की डायग्नोसिस है, या फिर हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायरॉक्सिन का बढ़ा हुआ होना, या फिर प्रीमैच्योर मेनोपॉज वगैरह हो गया है 45 साल से पहले, या फिर क्रॉनिकली मालनरिश पेशेंट है, या फिर क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, यानी कि मरीज डायलिसिस डिपेंडेंट है और किडनी फेल हो गई है, या फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज यानी कि अल्कोहलिक सिरोसिस वगैरह के मरीज जो होते हैं, या फिर और भी कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, तो इन मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा रहता है। या फिर हाइपोगोनेडिज्म, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं कुछ हमारे पिट्यूटरी से जो निकलते हैं ग्लैंड से, अगर उनकी कमी है तो उससे हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। तो हम उसको, अगर इसकी डायग्नोसिस किसी मरीज में डॉक्टर के द्वारा बनी है, तो फिर हम यहाँ पर टिक करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। या फिर अल्कोहल का 3 यूनिट से ज्यादा का सेवन, यानी कि अगर मरीज 285 ml इंटू 3, यानी कि 285 ml के 3 कैन लेता है, तो फिर उसको हम मानेंगे कि अल्कोहल इंटेक 3 यूनिट का है। या फिर 30 इंटू 3, यानी कि 90 ml से ज्यादा विस्की वगैरह लेता हूँ, या फिर 120 ml से ज्यादा वाइन लेता हूँ, 120 इंटू 3 यानी कि 360 ml से ज्यादा वाइन लेता हूँ, तो इस मरीज को हम मानेंगे कि हाई अल्कोहल इंटेक है, तो हम टिक करेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। फिर 12वां आता है कि टी स्कोर। यूजुअली हम जो फिमोरल नेक यानी कि कूल्हे का जो बोन मिनरल डेंसिटी होता है उसको टी स्कोर में मेजर करते हैं, तो हम यहाँ पे टी स्कोर होगा। फिर जो भी मरीज का अगर जांच हुई है बोन मिनरल डेंसिटी की, तो यहाँ क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको हम छोड़ देंगे। फिर हमें यहाँ पे टिक करना है कैलकुलेट। जैसे कि मान लीजिए हमने मरीज का उम्र 50 वर्ष का, सेक्स फीमेल, वेट 70 kg है, हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, और हम ये मान के चलते हैं कि मरीज को क्रॉनिक कोई भी प्रीवियस फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं है। मान लेते हैं कि पेरेंट्स में फ्रैक्चर हिस्ट्री है को लेके, स्मोकर नहीं है मरीज, कोई स्टेरॉयड इंटेक वगैरह नहीं है, और कोई भी इसमें से पॉजिटिव रिस्क फैक्टर नहीं, और मरीज का बीएमडी जांच नहीं हुआ है, तो हम इसे छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ टिक करेंगे कैलकुलेट। तो फिर यहाँ पे हमें इस प्रकार से आएगा, यानी कि मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का रिस्क किसी मेजर बोन में ये 2.2% है, और हिप फ्रैक्चर का रिस्क रिस्क 0.1% है। तो ये हमारा जो मेजरमेंट है, यानी कि क्रैक स्कोर है ये मरीज का, मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर के लिए 2.2% और ये हिप फ्रैक्चर के लिए 0.1%। फिर हम इसको किस प्रकार से एसेस करते हैं इस स्कोर को, अब हम इस पर बात करेंगे। क्रैक स्कोर के रिजल्ट के हिसाब से हम मरीज को स्ट्रेटिफाई करते हैं कि मरीज लो रिस्क कैटेगरी में है, या इंटरमीडिएट रिस्क यानी कि बीच की कैटेगरी में है, या फिर हाई रिस्क कैटेगरी में है। तो अगर कोई मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर रिस्क, यानी कि जो मेजर जो हमारे बोन्स हैं, अगर उसमें कोई फ्रैक्चर का रिस्क 2% या उसके बराबर है, यानी कि 1.9% या 2% के आसपास आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो हम इसको लो रिस्क में रखेंगे। अगर ये स्कोर 2% से ज्यादा है पर 10.5% से कम है, यानी कि 2.1 से लेकर 10.4% के बीच में है, तो इंटरमीडिएट रिस्क होगा। और अगर 10.5% से ज्यादा है तो ये मरीज हाई रिस्क में आएगा। इसी प्रकार से
अगर हिप फ्रैक्चर का रिस्क है तो उसमें हम परसेंटेज के हिसाब से मरीज को लो, इंटरमीडिएट या हाई रिस्क में रखेंगे। फिर इसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी जो हमारी होती है वही होती है कि मरीज को गिरने से बचाया जाए, जिसमें हम ये ध्यान देंगे कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें मरीज गिरे ना, जैसे कि नॉन स्लिप टाइल्स हो, और जो है कमोड वगैरह अगर यूज करा है पेशेंट्स, या फिर जो भी टॉयलेट वगैरह है तो उसमें मरीज को खड़े होने या बैठने के लिए हैंडल्स वगैरह हैं। और अगर चलने में दिक्कत है तो मरीज सपोर्ट का यूज करे। और अगर देखने में कोई दिक्कत है तो, यानी कि विजन में कोई दिक्कत है तो उसका ट्रीटमेंट हो। इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, यानी कि कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह का इंटेक, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज वगैरह। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन मरीजों को एंटी ऑस्टियोपोरोटिक एजेंट की जरूरत है या नहीं। तो ये भी हमारा पैट स्कोर के मेजरमेंट से हम पेशेंट को ये कैटर कर सकते हैं कि उसे किसी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि एंटी ऑस्टियोपोरोटिक एजेंट की आवश्यकता है या नहीं। तो अगर मरीज लो रिस्क में है तो कोई एजेंट्स, जैसे कि हम बिस्फॉस्फोनेट्स, एलेंड्रोनेट, जेलेंड्रोनेट वगैरह यूज करते हैं, या फिर कई बार टेरिपेराटाइड देते हैं या डेनिसुमाब। तो ये सब दवाओं की जरूरत ऐसे मरीजों में नहीं होती है। अगर मरीज हाई रिस्क में है तो हम फिर मरीज के कैटेगराइजेशन के हिसाब से और उसके प्रोफाइल देख करके एंटी ऑस्टियोपोरोटिक एजेंट चलाएंगे, यानी कि डिनोसुमाब, टेरिपेराटाइड, बिस्फोस्फोनेट वगैरह में से जो पेशेंट के लिए बेहतर होगा वो स्टार्ट में करना होगा। और अगर मरीज अगर इंटरमीडिएट रिस्क में है तो फिर हम बीएमडी की जांच कराएंगे। और अगर बीएमडी -2.5 या फिर उससे कम है, यानी कि -2.6, -2.7 है, क्योंकि ये स्कोर निगेटिव में है। तो अगर जितना ज्यादा निगेटिव स्कोर होगा उतना ही हम मानेंगे कि टी स्कोर ज्यादा है। और मरीज अगर टी स्कोर -2.5 या उससे कम है तो हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस लेवल करते हैं। तो ऐसे केस में हम एंटी ऑस्टियोपोरोटिक एजेंट्स देंगे। और अगर बीएमडी -2.5 से ज्यादा है, यानी कि -2.4, -2.3 या से ज्यादा है, तो हम ऐसे मरीजों में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और इनमें भी हम कैल्शियम, विटामिन डी, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज और इंक्रीज प्रोटीन इंटेक प्रमोट करेंगे पेशेंट्स में। तो इस तरीके से जो फ्रैट स्कोर है वो हमें हेल्प कर सकता है कि एक पेशेंट को कितने परसेंट रिस्क है कोई भी फ्रैक्चर होने का, और उसके हिसाब से हम मरीज को क्या ट्रीटमेंट कैटर कर सकते हैं। थैंक यू।